और बच्चों, आज मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ये बेसिकली एससी वर्मा का चैप्टर 2 है। देखिए बच्चों, आप कोचिंग भी कर रहे होंगे, साथ में अपना स्कूल भी कर रहे होंगे, है ना। तो आपको एनसीईआरटी प्लस कोचिंग की बुक्स और बहुत सारी बुक्स मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप एससी वर्मा पूरा का पूरा पढ़ के सॉल्व कर लेते हो तो आपका आईआईटी और नीट क्रैक करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अपनी स्कूल की बुक्स तो आप उससे अवॉइड कर नहीं सकते, उसको तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, है ना। और साथ में आपको कोचिंग के जो भी मॉड्यूल्स होते हैं, अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो उसको भी आपको साथ में सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वहां पे भी आपको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप मोटिवेट रहोगे पढ़ने के लिए। लेकिन ये सारी जो बुक्स आपको पढ़नी है वो आपकी बेसिकली एसेंशियल बुक्स में आती है जो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आईआईटी और नीट के लिए सबसे अच्छी बुक एससी वर्मा है और वो बुक आपको पढ़ने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी मोटिवेट नहीं करेगा क्योंकि वो किसी कोर्स बुक में नहीं है, वो कहीं और लाई नहीं करती आपके कोर्स बुक में। तो मैं बेसिकली ये यूट्यूब चैनल आपकी हेल्प करने के लिए बनाया हूं। आपको बस इतना करना है कि आपको मेरे वीडियोस फॉलो करने हैं, देखने हैं और उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी समझाने वाला हूं, तो आपको बेसिकली मेरे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं उसको पहले सॉल्व कर लेना है और उसके बाद उन क्वेश्चंस को मेरी वीडियोस को फॉलो करके आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो बेसिकली एससी वर्मा इज द गाइडेड स्टडी फॉर आईआईटी जेईई एंड नीट। तो बेसिकली बच्चों, आज मैं चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्या होता है? देखिए बेसिकली बच्चों, क्या होता है फिजिक्स वर्ड जो निकला है वो फिजिकल से निकला हुआ है। मतलब हमारे और आपकी जिंदगी में जो भी आसपास जो भी जिंदगी में आप रियलिटी चीज देख रहे हो वो एक तरह की फिजिक्स है। आप बैठे हो तो फिजिक्स है, मैं खड़ा हूं पढ़ा रहा हूं ये भी फिजिक्स है ना। और जब मैं यहाँ पे अपने टैब में कुछ लिखूंगा तो वो भी फिजिक्स है, आप वीडियो देख रहे हो वो भी फिजिक्स है। बेसिकली फिजिक्स, जितने भी आप साइंस देखते हो वो सब बेसिकली फिजिक्स का ही पार्ट होता है। इवन मैं कहूंगा कोडिंग भी, जो कंप्यूटर साइंस होता है कोडिंग भी फिजिक्स ही है। तो अगर आपने अच्छे से फिजिक्स को समझ लिया तो इसका मतलब है कि आपने साइंस को समझ लिया। और इसलिए फिजिक्स को पढ़ना ही, फिजिक्स को फील करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बार आपने फीलिंग डेवलप कर ली उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ने से बेसिकली आपको फिजिक्स इतनी अच्छी लगने लगेगी कि आपको प्यार हो जाएगा, बिल्कुल एकदम जैसे लैला मजनू की तरह प्यार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैं चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। ये तो मैंने बता दिया फिजिक्स, लेकिन बच्चों फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है और वो टूल्स कौन से होते हैं? सबसे बड़ा टूल्स मैथमेटिक्स होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जब अपने ब्लैक होल की इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसमें उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, लेकिन उनसे वो वाली इक्वेशन कभी सॉल्व ही नहीं हुई। मतलब उन्होंने वो खुद की इक्वेशन बनाई हुई कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए क्योंकि इतनी टफ मैथमेटिक्स थी, इतनी टफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी कि वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। तो उनके लिए, मतलब बेसिकली उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिशियन आए और उनके उस इक्वेशंस के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाले। जैसे एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन आपने देखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं, एक इक्वेशन है 2 सॉल्यूशन है, वैसे ही उनके ही कम से कम मल्टीपल सॉल्यूशंस थे जो उनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। तो इसीलिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स एक टूल है जो फिजिक्स को सपोर्ट करता है। अगर आपको मैथमेटिक्स आती होगी तब आप फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप केवल फिजिक्स समझ पाओगे, फील कर पाओगे, बट उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में बताता है। तो अगर हमें फ्यूचर में कोई भी फिजिक्स हमें सॉल्व करना है तो हमें मैथमेटिक्स आनी जरूरी है। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली जितने भी मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं वो ये बताने वाला है ना बच्चों। लेकिन बच्चों क्या होता है कि ये जितने भी ये टूल्स हैं या जितने भी अब सब्जेक्ट है, ये जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूं आज,
वो सारे के सारे आप मैथमेटिक्स में आइदर 11th 12th और आइदर क्लास 11th और क्लास 12th में आप पढ़ोगे, है ना बच्चों। तो इसलिए, लेकिन अब जब तक हम वेट तो कर नहीं सकते कि वो मैथमेटिक्स में हमें सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, फिर हम समझेंगे, फिर हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे, नहीं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो हम फिजिक्स में पहले ही मैं आपको पढ़ा देता हूं, सो दैट आप बेसिकली आप फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए पीछे ना रह जाओ और आप सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो फिजिक्स में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि आपको जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो आती होगी। तो बच्चों, मैथमेटिक्स एक टूल है, सब्जेक्ट नहीं है, एक टूल है जो फिजिक्स को बेसिकली फिजिक्स को सपोर्ट करता है, फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और फिजिक्स हमारी दुनिया है, मैं आप जो कुछ भी है फिजिक्स है। तो बच्चों, आज पहला टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी, है ना। बेसिकली इस चैप्टर में आप देखोगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप इस बुक को खुद से पढ़ने लग जाओगे तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे, जितना आपके पास अभी टाइम नहीं है। इसलिए इस वीडियो को आप देखोगे, अच्छे से समझोगे, आपको पूरी की पूरी एससी वर्मा समझ आ जाएगी। इसमें आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, है ना बच्चों। मैं आगे आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे आता है ये, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट, फिर जीरो वेक्टर, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस। तो बेसिकली बच्चों, मैं इस पूरे चैप्टर को 5 से 6 वीडियो में डिवाइड करने वाला हूं और उन वीडियोस को आप देख के पूरा का पूरा एससी वर्मा समझ सकते हो। अगर आपको उसके बावजूद भी कहीं भी दिक्कत आए, कहीं भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट करिए, है ना। आप कमेंट करने के बाद मुझे बेसिकली आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर, मैंने अपने यूट्यूब के जो मेरा मेन पेज है उस पर मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। आप उस पर जाकर मेरे को व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बेसिकली पर्सनल ट्यूटर करूंगा, आपको समझाऊंगा कि वो चीज कहाँ पे दिक्कत आई है, ठीक है, या कहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है ना। अब उसके बाद ये इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिकली कैलकुलस है, आपको पूरा का पूरा ये सारे चैप्टर्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बेसिक समझना जरूरी है, अदरवाइज फिजिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना बच्चों। फिर यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट, आपने राउंड अप करना, ये सब आपने क्लास 8th और 9th में ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस और आंसर्स जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो मैच करने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड कैलकुलेशंस, और फाइनली इसका शायद लास्ट टॉपिक है, नहीं बस सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड कैलकुलेशन। तो बेसिकली आप देखो इसमें 20 से 30 पेजेस हैं जो आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप कोर्स करो, अपनी कोचिंग करो, अपना स्कूल करो, वहां की सारी बुक सॉल्व करो, लेकिन एससी वर्मा सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इससे आपका आईआईटी और नीट क्रैक होगा। तो इसके लिए आपको मेरे वीडियोस फॉलो करने हैं और मेरे वीडियोस को देखना है, और साथ में आपको पेन और पेपर लेके प्रैक्टिस भी करनी है। केवल वीडियोस देखने से काम नहीं होगा, आपको पेन और पेपर लेके वीडियो को बहुत बार आपको पॉज करना पड़ेगा, पेन और पेपर लेके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, आपको पूरी थ्योरी समझनी होगी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताता हूं, ठीक है बच्चों। बच्चों, स्केलर हमारे जितने भी टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। हम फिजिक्स में किसी भी चीज को जब मेजर करते हैं तो हम लिखते हैं कि एक तो उसका एक डिजिट होता है, इंटीजर होता है, और दूसरा होता है उसकी यूनिट, है ना। जैसे समझिए बच्चों कि मैंने लिखा है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ये तो स्पीड हो गया, मैं डिस्टेंस पहले डालता हूं, पहले डिस्टेंस समझाता हूं आपको। लेट्स कंसीडर कि मैंने बोला है 5 मीटर। अभी 5 मीटर बेसिकली एक कैलकुलेशन है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना बच्चों, जो आपको किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है, किसको डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है बच्चों डिस्टेंस को, ठीक है ना बच्चों। अब ये डिस्टेंस को डिफाइन कर रही है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी है। पहली, जो इसका नंबर है बेसिकली, और दूसरी इसकी यूनिट। अगर हमारे पास ये 2 चीजें हैं
मतलब एक बेसिकली रिपीटिशंस, ये इसको हम रिपीटिशंस भी बोल सकते हैं, कितनी बार ये यूनिट वो रिपीट हो रही है ना। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये रिपीटिशंस और उसके बाद कितनी बार ये यूनिट रिपीट हो रही है। लेट्स कंसीडर ये 5 मीटर है, तो हमें पता है 1 मीटर कितना बड़ा होता है। बेसिकली 1 मीटर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि एक पर्टिकुलर लेंथ के बराबर होता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेम है, कांस्टेंट है, डिफाइंड है कि 1 मीटर इतना ही बड़ा है। और उसका पर्टिकुलर पेरिस में या शायद लंदन में कहीं पे म्यूजियम में उस 1 मीटर की लेंथ का एक जो पर्टिकुलर लेंथ है, वो उसका सर कोई लकड़ी का ऑब्जेक्ट है या सर कोई लोहे का एक पर्टिकुलर डंडा टाइप का है, उसको एग्जैक्टली 1 मीटर डिफाइन करके उसको संभाल के रखा हुआ है, सो दैट पूरा वर्ल्ड उससे रेफरेंस ले सके कि 1 मीटर बेसिकली इतना बड़ा होता है। तो अब अगर मैंने बोला है 5 मीटर, तो इसका क्या मतलब है, 5 इंटू 1 मीटर, है ना बच्चों। मतलब कि उस पर्टिकुलर 1 मीटर की लेंथ का हमने 5 रिपीटेशंस किए हैं। तो अगर आपको ये 2 क्वांटिटी आपको कोई दे देता है, मतलब आपको रिपीटेशंस दे देता है और साथ में आपको यूनिट दे देता है, तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। लेकिन बच्चों, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, उसमें केवल रिपीटेशंस और यूनिट होता है। अगर किसी भी क्वांटिटी में डायरेक्शंस नहीं बताया गया है, तो हम कहेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने 5 मीटर बोला है, तो अगर मैंने इसका डायरेक्शन नहीं बताया कि ये नॉर्थ में जा रहा है, या नॉर्थ की तरफ है 5 मीटर, या साउथ की तरफ 5 मीटर ले लें, या ईस्ट की तरफ ले लें, ऊपर ले लें, नीचे ले लें, अगर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया है, तो आप इसको हमेशा स्केलर क्वांटिटी समझना, वेक्टर क्वांटिटी मत समझना। सो स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, डायरेक्शन नहीं होता, तो हम उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैं बोल लूं कि हमारे किसी सुंदर कन्या का जो मास है ना, तो वो समझिए उसका 55 केजी है। भारी तो नहीं हो गई है नहीं, इतना नहीं हुआ है। 55 केजी बहुत ही अच्छा नॉर्मल वेट होता है ना। तो अगर किसी सुंदर कन्या का मास 55 केजी है, तो आप मुझे बताओ कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। नहीं बता पाओगे ना। इसका मतलब है मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन में नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम डायरेक्शन में डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको दिमाग में रखना है, किसी भी चीज का डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं होता, स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर रिपीटेशंस और यूनिट दे दी जाए, डायरेक्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्शन नहीं दिया गया है बच्चों, तो आप समझोगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। बस यही डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी की है। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए 2 चीज जरूरत पड़ती हैं, रिपीटेशंस और यूनिट। अगर रिपीटेशंस और यूनिट दे रखा है, डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों, हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? हाँ जी, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन डिफाइंड होता है। यस, सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, मैं नेक्स्ट टॉपिक का पेज कर लेता हूं, सो दैट आपको समझाने में आसानी हो जाए। हाँ जी, सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। अगर स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो किसी भी क्वांटिटी में अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है बच्चों, फिर से मैं बोल रहा हूं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों हैं, तो हम बोलेंगे वो वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन तो बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको बताया जाए कि वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में बोला जाए कि एक ट्रेन है ना बच्चों, तो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ
100 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा ही हो गई, इतनी स्पीड तो बहुत ज्यादा होता है, 100 मीटर पर सेकेंड तो बहुत ज्यादा होता है, इतनी स्पीड ट्रेन की नहीं होती है, 100 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होती है। तो अगर कोई ट्रेन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्शन, वो जो क्वांटिटी है, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो जो मेजरमेंट है, वो स्केलर है या वेक्टर। आप मुझे कमेंट करके बताओ, स्केलर है या वेक्टर? हाँ जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब मैं ट्रेन बना लेता हूं आपके लिए, ठीक है बच्चों। ये मैंने जापान की बुलेट ट्रेन बनाई है, ठीक है, बिल्कुल एकदम हवा को काटते हुए आगे जू निकल रही है ना। और क्योंकि स्पीड ज्यादा है ना, वैसे जापान की ट्रेन का आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जापान की जो ट्रेन है उसकी लगभग नॉमिनल स्पीड क्या होती है, बुलेट ट्रेन की स्पीड, कमेंट करिए। मैं 5 सेकंड का पॉज देता हूं। 1 2 टिक टिक 3 टिक टिक 4 टिक टिक 5। जी हाँ, जिन्होंने 400 के ऊपर बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन चलती है जापान में, बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड होती है। ये प्लेन की स्पीड का लगभग आधा होता है। मैं खुद एक एरोस्पेस इंजीनियर हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि प्लेन की स्पीड लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, लेकिन बुलेट ट्रेन जो ट्रेन चलती है जापान में वो भी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम नहीं चलती है, बहुत तेज होती है, वो बहुत तेज होती है। उसके लिए भी आपको अगर आप पढ़ोगे तो मैग्नेटिज्म का यूज करते हैं, वो नॉर्मल पटरी पे ट्रेन नहीं चलाते, वो हवा में ट्रेन चलाते हैं बच्चों। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि वो हवा में ट्रेन कैसे चलती है, वो भी फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो अगर मैं माना जाए ये ट्रेन 400 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मैंने डायरेक्शन समझिए बच्चों, अगर मैंने डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया, ठीक है बच्चों, मैं यहां पे लिख लेता हूं आपके लिए आसान रहेगा इस चीज को समझना। 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों, विदाउट डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, मुझे कमेंट करके बताओ, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये क्वांटिटी स्केलर हो जाएगी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होगी? क्योंकि इसके पास किसी भी तरह का डायरेक्शन नहीं है। अगर इसके पास डायरेक्शन होता तो हम इसे वेक्टर बोलते। तो ठीक है, चलिए इस बार हम डायरेक्शन ऐड कर देते हैं और फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा ये। इस बार इसकी स्पीड है 465 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। मैंने इस बार डायरेक्शन ऐड कर दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होगा ये। जी हाँ, वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो हम बोलते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल बताइए आप मुझे। स्पीड स्केलर या वेक्टर? आपके पास समय, कमेंट करके बताइए स्केलर या वेक्टर। जी हाँ, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड में किसी भी तरह की हम डायरेक्शन डिफाइन नहीं करते, लेकिन हम जब भी स्पीड में एक डायरेक्शन दे देते हैं तो वो बच्चों वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है। तो स्पीड, अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझाऊंगा मैं। स्पीड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ दें वेलोसिटी बन जाता है, ठीक है बच्चों। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है? जी हाँ, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। आपके दिमाग में कोई और फिजिकल क्वांटिटी आ रही है? मेरे दिमाग में आ रही है लीटर। वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर मैंने बोला कि ये 1 लीटर दूध पर्टिकुलर ले रखा है मैंने, तो मैं इसका डायरेक्शन डिफाइन कर सकता हूं, नहीं कर सकता? जी हाँ, मैं इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकता। तो जो वॉल्यूम है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। और इसी तरह से आने वाले समय में आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, मेजरमेंट पढ़ोगे, तो उसमें बहुत बार मैग्नीट्यूड दिया होगा, बहुत बार उसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा। जब भी उसके साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है तो हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी हम बोलते हैं, समझिए, ये हमारा डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी,
डिस्टेंस है 5 मीटर, और ये मैंने बोल दिया ये डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो अगर 5 मीटर, ठीक है बच्चों, 5 मीटर है और इसका डायरेक्शन मैंने इस एरो से डिफाइन किया हुआ है। किस डायरेक्शन में है बच्चों? जी हाँ, ईस्ट में है। तो इसका मतलब है इस वेक्टर क्वांटिटी को हम A से B जा रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी जिसका लेंथ है 5 मीटर। बेसिकली मैंने इसको छोटे में दिखा रखा है, थोड़ा सा स्केल डाउन कर दिया है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर के बराबर है, ठीक है। और पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है, इसीलिए इस एरो का जो लेंथ है 5 मीटर है और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, जो कि मैंने आपको यहां से पर्टिकुलर इस कंपास से दिखा रखा है। तो अगर मैं बोलूं 5 मीटर ड्यू ईस्ट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम वेक्टर क्वांटिटी को दो पॉइंट के बीच में डिफाइन करते हैं, जिसमें पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेल, और जो पॉइंट बी है हेड। इसका क्या मतलब है बच्चों कि जो एरो है वो टेल से हेड की तरफ जा रही है ना बच्चों। मतलब पहले वो पॉइंट ए पे थी, अब वो बढ़ के पॉइंट बी पे आ गई है, इसीलिए हम जो एरो का जो पिछला पार्ट होता है उसे टेल बोलते हैं और आगे वाला पार्ट होता है हेड बोलते हैं, और हम इसको हमेशा ए टू बी बोलेंगे। सो वेक्टर, इसको हम लिखेंगे, इसको मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, इसको हम लिखेंगे वेक्टर ए टू बी, और ऐसे करके हम वेक्टर ए टू बी के बाद हम ऐसे करके एक एरो बनाएंगे जो शो करता है कि जो एरो है वो बी की तरफ है और टेल है वो ए की तरफ है। तो अगर एरो बी की तरफ है और टेल ए की तरफ है, इसका मतलब हम जानते हैं कि ये जो वेक्टर है पॉइंट ए से पॉइंट बी गया है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने इसको ऐसे करके डिफाइन कर रखा है। और कभी भी आप किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप ऐसे एरो लगा हुआ देखिएगा, ठीक है ना, ये अगर एरो आप देखेंगे तो आप समझ जाना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो जैसे मैं बोल लेता हूं डिस्टेंस डी और उसके बाद एक वेक्टर ऐसे, तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमें डिफाइन कर रखा है, ये डिस्टेंस है। अब इसमें आप देखिए पॉइंट ए से बी और डिस्टेंस डी, इसमें एक डिफरेंस है। इसमें मैंने बोला है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो अगर हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता हो, पोजीशन पता हो, तो हम डायरेक्शन बता देंगे, है ना बच्चों। तो इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्शन हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोजीशन से मिल जाता है। बट इस केस में बच्चों जब हम डिस्टेंस बोलते हैं तो हमें कोई कोऑर्डिनेट नहीं मिलता, हमें उसकी कोई पोजीशन नहीं मिलती है। तो अगर कोई पोजीशन नहीं मिलती है तो यहां पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिवली डिफाइन करना पड़ेगा ड्यू डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो अगर इसको बेसिकली ये डिफाइन एक्सक्लूसिवली डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम ये पॉइंट ए और बी वेक्टर करके हम ऐसे करके अगर कोई देता है पॉइंट ए बी वेक्टर, है ना बच्चों, ए बी वेक्टर, तो हम डेफिनेटली उसके पोजीशन से उसका डायरेक्शन समझ सकते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अगर आपको जरा सा भी इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहां क्या समझ नहीं आया। इसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को और डिटेल में जाकर एनिमेशन, कभी कभार तो मैं एनिमेशन बना सकता हूं, तो उसको एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा, और कभी कभार तो मैं उसकी रियल वीडियो आपके लेके आऊंगा साथ में कि वो चीज हो कैसे रही है ना। तो अगर आपको जरा सा भी समझ नहीं आया है या कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आई है। मैं आपको बेसिकली फिर से ये वीडियो या फिर से वो पर्टिकुलर टॉपिक समझाऊंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी समझाऊंगा। तो चल बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ और बचा है नहीं बचा पढ़ाने को। अच्छा, बेसिकली इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एस सी वर्मा ने, है ना बच्चों। इस एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दो वेलोसिटीज दे रखी हैं एक पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो समझिए, मैं समझा रखा है इसने कंसीडर करिए बच्चों, ये एक ट्यूब है, ठीक है। अब ये ट्यूब अप डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। तो बच्चों अगर इसका डायरेक्शन डिफाइंड है अप डायरेक्शन, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी, इसका जो डिस्टेंस है ट्यूब का, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि डायरेक्शन भी डिफाइंड है। और डायरेक्शन कितना है बच्चों, बेसिकली डिस्टेंस कितना है बच्चों, 4 मीटर, ठीक है। 4 मीटर पे ये ट्यूब 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगा इस ट्यूब को टाइम 0 से लेकर टाइम 1 सेकंड में पहुंचने में। इसने 4 मीटर अप डायरेक्शन में ट्रेवल किया। लेकिन जब टाइम 0 था तो एक बॉल थी यहां पे, ठीक है बच्चों, यहां पे एक बॉल थी। इस बॉल ने ट्यूब के अंदर, बेसिकली ये बॉल ट्यूब के अंदर से तो बाहर तो निकल नहीं सकती फाड़ के, तो ये जो बॉल है वो ट्यूब में अंदर ही अंदर, इसने ट्यूब के अंदर 3 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है बच्चों। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, या फिर ईस्ट डायरेक्शन में, या कोई डायरेक्शन है, हमें ईस्ट वेस्ट पता नहीं यहाँ पे, तो राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पे भी इसका डायरेक्शन डिफाइंड है, बॉल का ट्यूब के अंदर डायरेक्शन डिफाइंड है, और ट्यूब का ओवरऑल डायरेक्शन डिफाइंड है। तो अब आप देखोगे कि बॉल जो है वो बेसिकली एक्चुअल में कुछ, यहां से ऐसे बना लेता हूं मैं, ये जो बॉल है वो कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है बॉल ना तो पहले डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ना फिर दूसरे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। बॉल ट्रेवल कर रही है दोनों के एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में। और वो रिजल्टेंट डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है जो आपको मैंने सेकंड फिगर में दिखा रखा है। रिजल्टेंट तरीका निकालने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी है ए से बी, है ना, मैंने आपको बताया था अभी कि ए टेल है, बी हेड है, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है वो कोई डायरेक्शन, और इसका क्वांटिटी हमें दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है, लेट्स कंसीडर इसकी लेंथ 3 मीटर है, ठीक है बच्चों। और जो सेकंड डायरेक्शन है इस बॉल का, क्योंकि बॉल ट्यूब के अंदर है, तो अगर ट्यूब ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो बॉल अपने आप ही ट्यूब के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसलिए बॉल के पास 2 डायरेक्शन है, पहला ट्यूब के अंदर, और दूसरा जो ट्यूब की खुद की वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों। तो अगर सेकंड वेलोसिटी क्या है, सेकंड डिस्टेंस क्या है बच्चों, ट्यूब का खुद से, जो कि बॉल पे अपने आप ही लग रही है ट्यूब की वजह से। तो मैं इस बार इसका डिस्टेंस, बेसिकली इस एरो का लेंथ 3 मीटर से ज्यादा बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि इसने 4 मीटर ट्रेवल किया है ना। और कहां से किया है, पॉइंट बी से पॉइंट सी। सो एक दूसरा वेक्टर हो गया पॉइंट बी टू सी। तो हम, इसका मतलब है एक जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉइंट ए, जो इनिशियल जो सबसे इनिशियल वेक्टर होगा वहां से, और जो सबसे ज्यादा फाइनल वेक्टर होगा वहां तक, मतलब सबसे ज्यादा फाइनल पोजीशन, है ना। तो बॉल ए से बी ट्यूब के अंदर ट्रेवल किया, और ट्यूब खुद बी से सी ट्रेवल किया। तो जो बॉल है उसने ए से सी ट्रेवल किया, ठीक है बच्चों। सो हम लिखेंगे इसको एसी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो अगर ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर, अगर आप ये स्केलर क्वांटिटी होती तो आप सीधे सीधे जोड़ देते, भैया 3 + 4 = 7 मीटर ट्रेवल किया। लेकिन नहीं, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन के साथ डिफाइंड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों के ऊपर एरो लगा हुआ है, दोनों का डायरेक्शन डिफाइंड है। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, इसकी लेंथ, एसी वेक्टर की लेंथ बेसिकली बच्चों ए बी वेक्टर की लेंथ प्लस बीसी वेक्टर की लेंथ का अंडर रूट। तो ये जो एसी वेक्टर की ये जो लेंथ है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो इसकी लेंथ 5 मीटर है, ठीक है बच्चों। सो ये 5 मीटर हो जाएगा।
सो AC वेक्टर बच्चों 5 मीटर होगा और डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है, पॉइंट A से पॉइंट C। ठीक है बच्चों, और यहां से आप थीटा भी निकाल सकते हो। इसका थीटा कितना आएगा आप मुझे, क्या अगर आप डायरेक्टली इसका थीटा निकाल सकते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैं बता देता हूं, इसका थीटा कुछ 53 डिग्री आएगा। इसका थीटा कुछ 53 डिग्री आएगा और मैं डायरेक्टली इसको मैं 53 डिग्री लिख रहा हूं, लेकिन आपको मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि 53 डिग्री मैं कैसे डायरेक्टली लिख पाया। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जैसे इस डायग्राम में बोला इसने, फर्स्ट वेलोसिटी, सेकंड वेलोसिटी, ठीक है ना। फर्स्ट वेलोसिटी का जो हेड है और जो सेकंड वेलोसिटी का जो टेल है, दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, इसका हेड, अब इसके बाद सेकंड वेलोसिटी लिख देनी है। सेकंड वेलोसिटी पॉइंट बी से शुरू होगी, ये सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होगी, ये सम होगा, ये कुछ ऐसा होगा। तो स्केलर क्वांटिटी में हम 4+3 कर देते हैं, बट वेक्टर क्वांटिटी में हमें डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना होगा, समझना होगा, और डायरेक्शन के हिसाब से ट्रायंगल लॉ लगा के उसका रिजल्टेंट निकालना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ चैप्टर 2 का। तब तक के लिए